वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दानिश खान एंड वेलकम टू लर्न साइकोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, अधिगम के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके अपन अधिगम के प्रकारों को पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। अधिगम कितने प्रकार का होता है? अधिगम होता है वो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं अधिगम? 3 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं अधिगम 3 प्रकार के? मैं उनका नाम बता देता हूँ और विस्तार पूर्वक आपको पढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों, अधिगम का जो पहला प्रकार है वो होता है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम दोस्तों, यह है अधिगम का पहला प्रकार। और अधिगम का दूसरा प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम। और अधिगम का जो तीसरा प्रकार है वो होता है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम। तो दोस्तों, यह अधिगम 3 प्रकार का होता है: संज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम और भावात्मक अधिगम। तो दोस्तों, अब इनके हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है? जो वह अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को प्राप्त होता है वो होता है संज्ञानात्मक अधिगम। और क्रियात्मक अधिगम होता है जो वह अधिगम जो अपन गामक क्रियाओं या क्रियाओं के माध्यम से जो अधिगम करते हैं वो होता है क्रियात्मक अधिगम। और भावात्मक अधिगम होता है वो शब्दों, चित्रों, संकेतों, इनके माध्यम से जो भाव ग्रहण करते हैं वो होता है भावात्मक अधिगम। तो दोस्तों, जो संज्ञानात्मक अधिगम है वो भी फिर से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो दोस्तों, पहला प्रकार है इसमें मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। कौन सा प्रकार है? मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है? अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। और जो इसका तीसरा पार्ट है वो कौन सा है? शास्त्रीय अंतरण अधिगम। शास्त्रीय अंतरण अधिगम। तो दोस्तों, जो संज्ञानात्मक अधिगम है वो भी फिर से 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा प्रकार होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम, और तीसरा प्रकार होता है वो शास्त्रीय अंतरण अधिगम। तो दोस्तों, मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम है, उसका दूसरा नाम होता है वो होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम। और जो अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम है इसको अपन दूसरे नाम से जानेंगे, वो है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों, ये हो गए अधिगम के प्रकार के बारे में। अधिगम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है संज्ञानात्मक अधिगम, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा है क्रियात्मक अधिगम, शारीरिक क्रियाएं या गाम्भीर्य क्रियाओं के माध्यम से जो अधिगम होता है वो क्रियात्मक अधिगम होता है। और तीसरा है भावात्मक अधिगम, जो भाव के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, जो ये प्रमुख प्रकार हो गए, और प्रमुख प्रकार में जो संज्ञानात्मक अधिगम है वो भी फिर से 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम, तीसरा होता है शास्त्रीय अंतरण अधिगम। तो दोस्तों, जो मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम है उससे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक अधिगम भी करते हैं, अमूर्त को प्रत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनसे मैं आगे के इनको विस्तारपूर्वक बढ़ाने की चर्चा प्रारंभ करूं। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में।
पहला था संज्ञानात्मक अधिगम, जिसका पहला भाग था मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। कौन सा भाग? मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों ये मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है? तो दोस्तों मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम वो होता है जिसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम। तो दोस्तों मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें किसी विषय वस्तु होता है वो हमारे सामने होते हैं। कैसे होते हैं? सामने होते हैं, मतलब यदि किसी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में देखकर उसके बारे में संप्रति निर्माण किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। मतलब कोई भी जो कंटेंट हो वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। मतलब कोई भी विषय वस्तु हो जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में उसको देखकर उसके बारे में जो प्रत्यय निर्माण किया जाए उसे अपन कहते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। मतलब इसका अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। हाथी को देखकर हाथी के बारे में प्रत्यय निर्माण करना। एक बार मैं नोट करा देता हूं। हाथी को देखकर हाथी के बारे में प्रत्यय निर्माण। तो दोस्तों ये प्रत्यय निर्माण क्या होता है? प्रत्यय निर्माण जो भी हमारे मस्तिष्क में किसी भी चीज को देखकर जो संरचना बनती है उसे अपन मनोविज्ञान की भाषा में प्रत्यय निर्माण या संप्रत्यय निर्माण कहते हैं। तो दोस्तों जो मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम है उसमें बताया गया कि प्रत्यक्षात्मक अधिगम इसे कहते हैं। मतलब प्रत्यक्षात्मक का अर्थ होता है कि किसी भी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में देखकर, मतलब किसी भी विषय वस्तु कोई भी कंटेंट हो उसको हमारे सामने देखकर उसके बारे में प्रत्यय निर्माण किया जाए, उसे अपन कहते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। दोस्तों ये है इसका अच्छा सा उदाहरण। मतलब हाथी को देखकर हाथी के बारे में प्रत्यय निर्माण करना। मतलब कोई छोटा सा बालक है, अब उस बालक को अपन बता देता है कि ये हाथी है, और हाथी को देखकर वो पहचान जाता है कि इसके 2 कान बड़े बड़े, 2 आंखें और इसका विशाल शरीर है। मतलब ये हाथी को देखकर जो भी बालक या कोई भी व्यक्ति हो जो हाथी को प्रत्यक्ष रूप में सामने देखता है, और सामने देखने से उस हाथी के बारे में जो भी संप्रत्यय निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों ये इसका उदाहरण है। और अगला इसका भाग है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। कौन सा है? अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका प्रत्यात्मक संज्ञानात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक। तो इसमें बताया गया है कि जब किसी अमूर्त विषय वस्तु के बारे में प्रत्यय निर्माण के लिए मूर्त विषय वस्तु से तुलना एवं कल्पना का उपयोग करते हुए अमूर्त प्रत्यय निर्माण किया जाए उसे अपन क्या कहते हैं? अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। मतलब इसमें जो विषय वस्तु जो कंटेंट होता है वो तो होता है मूर्त, और मूर्त का मतलब जो हमारे सामने, तो हमारे सामने जो भी कंटेंट है उससे अपन तुलना एवं कल्पना का उपयोग करते हुए अमूर्त प्रत्यय निर्माण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसका एक अच्छा सा उदाहरण बता देता हूँ, वो भी हाथी वाला उदाहरण बताता हूँ। हाथी को देखकर व्हेल के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट निर्माण होता है माइंड में, मतलब हाथी को देखकर व्हेल के बारे में प्रत्यय निर्माण करना, वो होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। मतलब इसमें है कि सामने तो कौन रहता है? मूर्त, यानी उपयोग किसका करते हैं? मूर्त विषय वस्तु का। मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से कंटेंट हमारे पास प्राप्त कौन सा है? हाथी। मतलब कोई बालक के सामने हाथी को खड़ा कर दो, और हाथी को खड़ा करके अपन क्या करते हैं कि बालक को बता देते हैं कि बेटा ये हाथी है और ये ऐसा इसका ऐसा विशाल शरीर है
और ऐसे खूब सारे हाथियों से मिलाने से एक व्हेल नामक जीव का निर्माण होता है। जो व्हेल जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, तो वो व्हेल मछली उसका निर्माण किससे होता है, यानी उसे बताते हैं कि ऐसे खूब सारे हाथी मिलाते हैं तो ऐसी मछली, बड़ी सारी मछली दिखती है। मतलब वो बहुत सारे हाथियों को मिलाने से एक ही मछली का निर्माण होता है, उसका नाम है व्हेल। तो मतलब हाथी को देखकर, जो हाथी हमारे सामने मूर्त विषय वस्तु है उसको देखकर कल्पना किसकी कर रहे हैं, अमूर्त की। मतलब कल्पना, मूर्त विषय वस्तु से कल्पना का उपयोग करते हुए अमूर्त विषय वस्तु के बारे में जो प्रत्यय निर्माण करते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि अरे यार ये हाथी है, इसका मतलब व्हेल तो बहुत बड़ी होगी। मतलब ये हाथी उसके सामने बहुत छोटा है और खूब सारे हाथियों को मिलाने से एक बहुत सारे व्हेल ऐसा उसका शरीर होता है। मतलब बालों को बताते हैं कि ये कंटेंट आपके सामने, उस कंटेंट का उपयोग करके बहुत बड़ी कंटेंट की माइंड में संरचना बन जाती है। मतलब फिर बच्चा ऐसे समझ जाता है यार व्हेल मछली बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये हाथी उसके सामने बहुत छोटा है, इसका मतलब वो तो बहुत बड़ी होगी। फिर वो कल्पना जगत में जीने लग जाता है और कल्पना करता है कि ऐसे ऐसी होती है। उसे अपन क्या कहते हैं, मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रत्यात्मक। मतलब इसमें प्रत्यय का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यात्मक अधिगम। तो दोस्तों ये हो गया मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम, ये हो गया अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसका मैं उदाहरण निकाल देता हूं। हाथी को देखकर व्हेल के बारे में प्रत्यय निर्माण। तो दोस्तों ये हो गया हाथी को देखकर व्हेल के बारे में प्रत्यय निर्माण किया जाता है, वो होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम। और दोस्तों इसका तीसरा भाग है, वो है कौन सा, साहचर्य अंतरण अधिगम। कौन सा है दोस्तों, साहचर्य अंतरण अधिगम। साहचर्य अंतरण अधिगम। तो दोस्तों ये साहचर्य अंतरण अधिगम क्या होता है, इसमें एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी सीख लेना, ये होता है साहचर्य अंतरण अधिगम। इसमें एक अधिगम प्रक्रिया होती है कोई सी भी, उसके साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी सीख लेना, वो ही साहचर्य अंतरण अधिगम होता है। और इसका एक अच्छा सा उदाहरण बता देता हूँ आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, वो है थायरनडाइक का नियम, जिसमें बताया गया कि भूखी बिल्ली जब भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीखने के साथ साथ अगर बाहर रखे भोजन को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए तो बिल्ली उस भोजन को प्राप्त करने के लिए दोनों पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाती है। तो दोस्तों ये होता है साहचर्य अंतरण अधिगम। इसमें है कि भूखी बिल्ली बाहर रखे भोजन को प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीखती है पहली, वो थायरनडाइक प्रयोग में आगे मैं बता दूंगा वो कैसे सीखती है। मतलब वो लीवर दबाना सीखती है बाहर रखे भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो लीवर दबाना सीखने के साथ साथ अगर बाहर रखा भोजन किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए दोस्तों, किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, तो बिल्ली लीवर दबाना तो सीखती है लेकिन उसके साथ साथ दोनों पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाती है, जिससे वह भोजन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों यही क्या होता है साहचर्य अंतरण अधिगम। मतलब साहचर्य अंतरण अधिगम में बताया गया कि एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया सीख लेना, वो ही क्या होता है साहचर्य अंतरण अधिगम। तो दोस्तों इसका मैं उदाहरण निकालता हूँ, थायरनडाइक प्रयोग। थायरनडाइक प्रयोग है इसका उदाहरण। तो दोस्तों ये हो गया साहचर्य अंतरण अधिगम। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसे मैं नेक्स्ट चर्चा के बारे में आपको बता सकूं। तो दोस्तों इतनी देर हमने चर्चा की संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में और उसको अपन ने विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट अधिगम का पार्ट है, वो है मुख्य पार्ट है क्रियात्मक अधिगम। कौन सा पार्ट है दोस्तों, क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम। तो दोस्तों क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, तो क्रियात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जब
गामक क्रियाओं या गति क्रियाओं के माध्यम से अधिगम हो। जब गामक क्रियाओं या गति क्रियाओं के माध्यम से अधिगम हो उसे अपन क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम। यह अधिगम कैसे होता है दोस्तों? ऐसा अधिगम जो गामक क्रिया या गति क्रियाओं के माध्यम से हो। गामक क्रियाओं या गति क्रियाओं के माध्यम से जो अधिगम होता है उससे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसका अपन अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं, साइकिल चलाना सीखना। कौन सा दोस्तों? इसका उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना। मतलब वो शारीरिक क्रिया और गामिक क्रियाओं के माध्यम से वो अधिगम होता है, और गामिक क्रियाओं से वो कुछ क्रिया करके वो साइकिल चलाना सीखता है। और टाइपिंग करना सीखना वो भी इसका उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? टाइपिंग करना सीखना। तो दोस्तों इसका उदाहरण लिख लेता हूं, साइकिल सीखना। और इसका नेक्स्ट उदाहरण है टाइप सीखना। क्योंकि टाइपिंग होती है वो कहां से होती है? हाथ के द्वारा क्रिया करते हैं, मतलब गामिक क्रिया होती है। तो गामिक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम होता है, वो होता है क्रियात्मक अधिगम। इसमें क्रिया का यूज होता है और हाथ के द्वारा क्रिया करने से टाइप सीखी जाती है। और अगला होता है इसका उदाहरण क्रिकेट खेलना या क्रिकेट सीखना, क्रिकेट। और इसका अगला उदाहरण है दोस्तों पियानो बजाना। इसका अगला उदाहरण है पियानो बजाना, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, पियानो बजाते हैं। तो दोस्तों वो पियानो बजाते हैं, वो भी क्रियाओं के माध्यम से अधिगम होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जो गामिक क्रियाओं या गति क्रियाओं के माध्यम से जो अधिगम होता है वो होता है क्रियात्मक अधिगम। यह अधिगम का मुख्य भाग होता है। और दोस्तों इसका उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना, टाइप सीखना, क्रिकेट और पियानो बजाना सीखना। तो दोस्तों ये हो गया इसका दूसरा मुख्य भाग अधिगम का। पहला हो गया संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा हो गया क्रियात्मक अधिगम। तो दोस्तों अब अपन तीसरे मुख्य भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। वो तीसरा भाग है भावात्मक अधिगम। कौन सा भाग है दोस्तों? भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम। तो दोस्तों भावात्मक अधिगम क्या होता है? दोस्तों भावात्मक अधिगम होता है जब शब्दों, चित्रों, संकेतों आदि के माध्यम से जो अधिगम होता है वो होता है भावात्मक अधिगम। मतलब शब्दों, चित्रों, संकेतों, प्रतिमाओं आदि से जो अधिगम होता है वो होता है भावात्मक अधिगम। दोस्तों मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शब्दों, चित्रों, संकेतों, प्रतिमाओं आदि के द्वारा जो अधिगम होता है वो होता है भावात्मक अधिगम। तो दोस्तों ये हो गया भावात्मक अधिगम, जो अधिगम का तीसरा मुख्य भाग था। तो दोस्तों पहला भाग हो गया संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा हो गया क्रियात्मक अधिगम और दूसरा हो गया क्रियात्मक अधिगम और तीसरा हो गया भावात्मक अधिगम, जो शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और प्रतिमाओं के माध्यम से जो अधिगम होता है वो भावात्मक अधिगम होता है। तो दोस्तों भावात्मक अधिगम में भाव का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने इसका अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने रास्ते में जाते हुए देखा होगा कि ऐसा कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है। कैसा? ऐसा, ये कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे ये चेहरे का निशान है। तो दोस्तों ये साइन बोर्ड है जिसपे ये चेहरे का निशान है और उस पे ऐसे ये कोई हड्डियां हैं। ये हड्डियों का निशान है और ये चेहरे का और दो क्रॉस हड्डियों के निशान है। तो दोस्तों आपने जो विद्युत के जो खंभे होते हैं उन पे या फिर कहीं पे जो विद्युत का काम चलता है वहाँ पे, या कुछ विकट मोड़ हो वहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं, प्लस कुछ ऐसी जगह जहाँ पे खतरा हो। तो दोस्तों ये जो साइन बोर्ड लगा होता है इसको देखकर अपन समझ सकते हैं कि दो हड्डियों के जो क्रॉस निशान होते हैं और बीच में किसी मानव की चेहरा होता है, डेड बॉडी का, मतलब वो चेहरा और बीच में हड्डियों का निशान है। उसको देखकर अपन को क्या अधिगम होता है? उसको देखकर एक ही भाव आता है मन में, मतलब कुछ भाव ग्रहण होता है। और वो भाव क्या आता है कि यार ये हड्डियों के दो क्रॉस के निशान है और बीच में मानव का चेहरा, मतलब यहाँ पे क्या है? खतरा है। क्या है?
खतरा। दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे खतरा है, मतलब खतरे, इसको देखकर मन में यही भाव आता है कि यहाँ पे खतरे की घंटी है, मतलब इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। तो साइन बोर्ड के द्वारा जो अपन को जो अधिगम होता है उसे अपन भावात्मक अधिगम या भाव अधिगम कहते हैं। मतलब मन के भाव से यह पता चल जाता है, हमें अपने भाव के द्वारा पता चल जाता है कि यहाँ पे खतरा है। मतलब कुछ शब्दों के माध्यम से अपन को पता चलता है, या संकेतों से, या कुछ प्रतिमाओं आदि के द्वारा पता चल जाता है, वो भावात्मक अधिगम है। उसका अच्छा सा उदाहरण है वो जो साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड पे एक चेहरा है, चेहरे पे 2 हड्डियों के क्रॉस निशान, इसको देखकर एक ही चीज याद आती है कि यहाँ पे खतरा है। तो दोस्तों यह हो गया क्रियात्मक और ये हो गया भावात्मक अधिगम। अब दोस्तों मैं इन तीनों का आपको एक इम्पोर्टेंट सा उदाहरण देकर, जिसमें ये तीनों ही बातें, संज्ञानात्मक अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, क्रियात्मक अधिगम जो क्रिया के माध्यम से या गामक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम होता है, और भावात्मक अधिगम जो शब्दों चित्रों के माध्यम से अधिगम होता है। तो ये तीनों ही चीजें एक ही उदाहरण में आपके क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे मैं आपके सामने उस उदाहरण की चर्चा कर सकूं। तो दोस्तों अब अपन उस उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें तीनों ही प्रकार का अधिगम समाहित होता है। तो दोस्तों उस उदाहरण को मैं एक बार में लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है कि राकेश नाम का एक लड़का है। राकेश एक कुत्ते को देखता है, कुत्ते को देखता है जिसके मुंह पर खून लगा होता है। यानी राकेश नाम का एक लड़का है जो एक कुत्ते को देखता है जिसके मुंह पर खून लगा होता है। राकेश उस कुत्ते को देखकर राकेश उस कुत्ते को देखकर राकेश उस कुत्ते को देखकर डर जाता है। राकेश उस कुत्ते को देखकर डर जाता है तथा दूसरी ओर पलायन कर जाता है। इस कथन में तीनों ही प्रकार का अधिगम है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही प्रकार का अधिगम है। मतलब राकेश एक कुत्ते को देखता है जिसके मुंह पे खून लगा होता है, और राकेश उस कुत्ते को देखकर डर जाता है और तथा दूसरी ओर पलायन कर जाता है। तो इसमें तीनों ही प्रकार का अधिगम है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही प्रकार का अधिगम कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब पहला इसमें लाइन को आपको पढ़ना है ढंग से कि एक राकेश नाम का लड़का है। चलो इसको थोड़ा घुमा के बता देता हूँ दोस्तों सरल तरीके से। मतलब राकेश एक कुत्ते को देखता है, मतलब एक राकेश नाम का एक अच्छा सा लड़का है, वो क्या सीटेट का एग्जाम देने कहाँ जाता है, जयपुर जाता है। तो वो रास्ते में एक कुत्ते को देखता है, और रास्ते में एक कुत्ते को देखकर क्या करता है, उस कुत्ते को देखकर डर जाता है। मतलब उस कुत्ते को देखते ही राकेश के पसीने छूट जाते हैं कि हे राम ये क्या आ गया हमारे सामने। मतलब उस कुत्ते के मुंह पे खून लगा होता है, तो उसे राकेश उस कुत्ते को देखकर डर जाता है। और उसको जानना तो किधर, जयपुर, सीटेट का एग्जाम देने जाना तो किधर है, जयपुर। और वो किस ओर दौड़ने लगता है, जोधपुर की ओर दौड़ने लगता है। मतलब जाना तो इधर जयपुर की ओर और वो जोधपुर की ओर दौड़ने लगते हैं। तो वो दूसरी ठीक उस कुत्ते के मतलब उस कुत्ते की दिशा में जा रहा था, लेकिन कुत्ते के ठीक विपरीत दिशा में मुड़ जाता है और वो पसीने पसीने हो जाता है। मतलब इस कथन में तीनों ही प्रकार का अधिगम है। तो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि इस कथन में तीनों ही प्रकार का अधिगम
कैसे? तो दोस्तों इसमें एक लाइन हुई है, लिखी हुई है कि राकेश एक कुत्ते को देखता है, मतलब कुत्ते को देखना। इसमें है पहला कुत्ते को देखना। तो दोस्तों जो कुत्ते को देखना है उसमें मतलब कुत्ते को देखने का मतलब वो प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, मतलब कुत्ते को देखने का मतलब वो सामने देख रहा है। इसके सामने राकेश के सामने कौन सा कंटेंट है, मतलब कौन सी विषय वस्तु है, विषय वस्तु कौन है? कुत्ता। तो कुत्ते को देखना उसे अपन कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण। और दोस्तों ये अगला है कुत्ते को देखना प्रत्यक्षीकरण, और इससे अगली लाइन है जिसके मुंह पे खून लगा होता है, राकेश उस कुत्ते को देखकर डर जाता है, मतलब डरना। दूसरा है कुत्ते को देखकर डर जाता है। तो कुत्ते को देखकर डर जाता है, इसका मतलब इसमें कौन सा अधिगम है? डरना। डरने का मतलब भाव अधिगम। कौन सा अधिगम दोस्तों? भाव अधिगम। यह है भाव अधिगम। दोस्तों ये कुत्ते को देखने कर डर जाता है, ये कौन सा अधिगम है? भाव अधिगम। और इसमें जो अगला है, अगला कौन सा है? कुत्ते को देखकर डर जाता है तथा दूसरी ओर पलायन कर जाता है। और पलायन करना, ये पलायन करना कौन सा अधिगम हो गया? मतलब पलायन करता है तो किनके माध्यम से होता है? शारीरिक गति क्रिया के माध्यम से पलायन करता है। मतलब दूसरी तरफ उसको जाना तो जयपुर है और वो पश्चिमी में होके और जयपुर की जगह जोधपुर भाग जाता है, मतलब वो पलायन कर जाता है। तो वो पलायन करना कौन सा अधिगम है? क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम। तो दोस्तों ये हो गया अधिगम के तीनों ही प्रकार का उदाहरण। मतलब राकेश नाम का एक लड़का है जो सीटेट का एग्जाम देने जाता है और रास्ते में उसे मुंह पे खून लगा हुआ कुत्ता मिल जाता है, और कुत्ते को देखकर राकेश क्या कर जाता है? डर जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। उसको जाना तो होता है जयपुर और चला के डर जाता है जोधपुर, मतलब जयपुर की दिशा से कुत्ता आ रहा है तो वो क्या करेगा? कुत्ते को देखकर डर जाता है और वो एग्जाम देने नहीं जाता है, जोधपुर की तरफ मुड़ जाता है और पलायन कर जाता है, मतलब जोर से दौड़ने लग जाता है। तो इसमें कुत्ते को देखता है, जब वो कुत्ते को देखता है तो उसे क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। तो जो प्रत्यक्षीकरण होता है उसे अपन कहते हैं संज्ञान अधिगम। कौन सा अधिगम? संज्ञान अधिगम। मतलब प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? उसे संज्ञानात्मक अधिगम हो रहा है, मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिगम हो रहा है, मतलब वो देख रहा मतलब प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, इसलिए इसे कुत्ते को देखना संज्ञानात्मक अधिगम। और कुत्ते को जो देखता है तो वो देखता है कि उसके मुंह पे खून लगा होता है, तो वो पसीने पसीने हो जाता है, मतलब वो डर जाता है। डरना कौन सा अधिगम हो गया? भावात्मक अधिगम। मतलब खून लगा होता है तो राकेश उस कुत्ते को देखकर डर जाता है, तो वो हो गया भावात्मक अधिगम। और अगला है वो उसे जाना तो होता है जयपुर और वो चला किधर जाता है? जोधपुर, मतलब पलायन कर जाता है। पलायन करने का मतलब क्रियात्मक अधिगम, तो वो हो जाता है पलायन करना। पलायन करना कौन से अधिगम में आएगा? क्रियात्मक अधिगम। तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के अधिगम का अच्छा सा उदाहरण है। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ये अधिगम का प्रकार टॉपिक आपको कैसा लगा, इससे आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।